गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम सभी लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे वायरस हो गया, प्रियॉन्स हो गया, वायरॉइड्स हो गया, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया भी आज का जो टॉपिक है हमारा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। हालांकि हमने अपने पिछले लेक्चर में बैक्टीरिया स्टार्ट कर दिया था और उसमें बैक्टीरिया की हिस्ट्री वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। बैक्टीरियल सेल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने जान लिया था और आज हम बैक्टीरियल सेल को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद बैक्टीरिया के जो बेनिफिट्स और हार्मफुल नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे और कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक और छूटा रहेगा वो भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, क्या बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में बच्चों सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। एक बैक्टीरिया के अगर सेल को हम लोग देखेंगे तो उसे हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल एनवलप पढ़ते हैं। ठीक है, सेल एनवलप। ठीक है, नंबर सेकेंड में हम लोग बच्चों पढ़ते हैं इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बारे में। ठीक है, और नंबर थर्ड जो आता है हमारा वो आता है इसके सरफेस अपेंडेजेस के बारे में। सरफेस अपेंडेजेस। ठीक है, तो इन 3 मेन पार्ट में बैक्टीरियल सेल को डिवाइड किया गया है। तो बारी बारी से हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल एनवलप। हम इसी पेज में क्योंकि हमने बैक्टीरियल सेल को ऑलरेडी बना के रखा हुआ, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए हमने पहले से इसको बना लिया है। एक एक करके एक एक पार्ट इसका इसी में हम डिस्क्राइब करते जाएंगे और आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है पार्ट इसका, सबसे पहले जब इसका हम सेल एनवलप देखते हैं तो सेल एनवलप मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ये आउटर जो सबसे आउटर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये आउटर मोस्ट होता है। क्या होता है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर आउटर कवरिंग होती है इसकी। ठीक है, आउटर मोस्ट। ओके, अब ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है बच्चों, यही जो एक कहते हैं ना कि नेम प्लेट का काम करता है। किसी भी बैक्टीरियल सेल को पहचानने में नेम प्लेट का काम करता है। और ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। अब ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। जैसे हम लोग जब ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स का ही डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। कौन सा डिफरेंस होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। इसी ग्लाइकोकैलिक्स अगर वो पैथोजेनिक ग्लाइकोकैलिक्स है या फिर नॉन पैथोजेनिक ग्लाइकोकैलिक्स है, तो इससे हम 2 टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। कौन सा, सबसे पहला होता है कैप्सूल, कैप्सूल। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, कैप्सूल नेचर का होता है। अब ये कैप्सूल नेचर का मतलब होता है ये थिक और हार्डेस्ट होता है, मीन्स टफ बॉडी इसकी पाई जाती है। कैसा, थिक होता है और टफ एंड टफ। आप लोग एक एक चीजें नोट करते हुए चलिएगा। थिक एंड टफ होती है। और यही क्या होते हैं बच्चों, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं यही पैथोजेनिक होते हैं, पैथो
जेनिक होते हैं। मीन्स ये पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं इस बैक्टीरिया को, कि मीन्स ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज कर सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल ऑर्गेनिज्म हो। ओके, तो ये क्या करता है, डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये हो गया नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड टाइप का बच्चों है स्लाइम लेयर जिसे बोलते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। अब ये स्लाइम लेयर कैसा होता है बच्चों, थिन होता है और सॉफ्टेस्ट होता है। कैसा, थिन एंड सॉफ्टेस्ट। कैसा होता है, थिन और सॉफ्टेस्ट होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया नंबर फर्स्ट, सबसे आउटर लेयर। ठीक है, सबसे आउटर लेयर क्या होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है। अब हम सेकेंड जो मिडिल लेयर होता है उसको देख लेते हैं। हम इसी पेज में बच्चों लिखते चलेंगे, इसी पेज में। ठीक है, इसी पेज में हम लिखते चलेंगे, जिससे ये स्ट्रक्चर के साथ, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के साथ हम इसको बता सकें, आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब नंबर सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। नंबर सेकेंड जो है क्या है, सेल वॉल। ये जो ये सेकेंड ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, इसको सेल वॉल मीन्स आउटर मोस्ट के बाद क्या आता है, सेल वॉल मीन्स ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या आता है, सेल वॉल आता है। तो नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, सेल वॉल। ठीक है, नंबर सेकेंड सेल वॉल हो जाएगा। अब सेल वॉल बच्चों किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। मीन्स 4 to 10 एमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन या फिर इसे ही हम म्यूरिन बोल देते हैं, म्यूरिन। ठीक है, अब इसमें म्यूरिन में क्या पाया जाता है बच्चों, 4 to 10 अमाइनो एसिड, 4 to 10 अमाइनो एसिड पाया जाता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। और इसी पेप्टिडोग्लाइकन को ये मीन्स ये नैग और नैम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है बच्चों, इसको हम नैग और नैम बोल देते हैं। ठीक है, मीन्स नैग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नैम मीन्स एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहिएगा। नंबर सेकेंड क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। अब नंबर थर्ड पे हम लोग आते हैं बच्चों। नंबर थर्ड जो है सेल एनवलप में जो आता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, सेल स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मीन्स सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, कैसा, रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन के या फिर इसे ही जैसे हम यूकैरियोटिक में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और ये जो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। मीन्स ये भी लाइपोप्रोटीन का बना होता है। कैसा, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये भी कैसा बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। तो ये हो गया बच्चों सेल एनवलप। सेल सबसे फर्स्ट आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स देखा, और सब मिडिल का पार्ट ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट बाद हमने क्या देखा, सेल वॉल देखा। और इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसे ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सरफेस अपेंडेजेस। क्या, सरफेस अपेंडेजेस। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे
ये कुछ इस तरह से, ये सरफेस अपेंडेजेस, ठीक है। अब ये बच्चों सरफेस अपेंडेजेस सेकेंड पार्ट में, सरफेस अपेंडेजेस, ठीक है, सरफेस अपेंडेजेस। अब इसको मेनली टू टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, कितने, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसकी मोटेलिटी, इसके में ये किस किस काम में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, किस काम में रोल प्ले कर रहे हैं, उस हिसाब से हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, मोटेलिटी, रोल इन मोटेलिटी, रोल इन मोटेलिटी, रोल इन मोटेलिटी। अब ये जो मोटेलिटी मीन्स इसको वॉकिंग करने में, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए। और नंबर सेकेंड टाइप जो होता है, नॉट द रोल इन मोटेलिटी, नॉट द रोल इन मोटेलिटी, मोटेलिटी। अब नंबर फर्स्ट जो रोल इन मोटेलिटी होता है बच्चों, जो मोटेलिटी में मीन्स इसके वॉकिंग में रोल प्ले करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला बोल देते हैं, ठीक है। अब फ्लैजिला को, ये जो सबसे लार्जेस्ट होता है, इसको फ्लैजिला, यहाँ पे एफ से हम डिनोट कर रहे हैं इसको, एफ फॉर फ्लैजिला, ठीक है, एफ एल कर देते हैं, ठीक है, एफ एल फ्लैजिला, आप लोग समझ जाइएगा। फ्लैजिला जो कि अब ये भी थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, कितने पार्ट में, थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। जो ये सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है बच्चों, इसको हम बेसल बॉडी बोल देते हैं, क्या, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। और जो ये इसका मिडिल पार्ट होता है, बेसल बॉडी के जस्ट बाद का पार्ट जो होता है, उसको फिलामेंट बोल देते हैं, फिलामेंट। और जो ये बेसल बॉडी के जस्ट एंड में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं, ठीक है। यही क्या करता है, अटैचमेंट का काम करता है किसी चीज से, और ये मोटेलिटी में रोल प्ले करता है, ठीक है। अब नॉन रोल इन मोटेलिटी, नॉन मोटेलिटी रोल में हम, मतलब मोटेलिटी में जो लोग, जो ये सरफेस अपेंडेजेस रोल प्ले नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिम्बरी बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं, पिली बोलते हैं, क्या, फिम्बरी और पिली। यहाँ पे एक चीज और देख के लिखिएगा, फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, किसका, फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन का क्या बना होता है, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला से थोड़ा सा छोटा क्या होता है, ये फिम्बरी होता है, क्या, ये फिम्बरी, एफ आई एम बी आर ई ए, फिम्बरी। फिम्बरी से ये जो फ्लैजिला से थोड़ा सा छोटा, उसको फिम्बरी बोलते हैं। और ये क्या करता है बच्चों, ये भी, ये मोटेलिटी में रोल नहीं प्ले करता है, ये किस में रोल प्ले करता है, अटैचमेंट में, अटैचमेंट में ये रोल प्ले करता है। और ये फिम्ब्रिन प्रोटीन का बना होता है, किसका, फिम्ब्रिन प्रोटीन, हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, फिम्ब्रिन प्रोटीन का बना होता है। अब सेकेंड जो लास्ट जो थर्ड नंबर है, पिली, पिली, ये पिलिन प्रोटीन का बना होता है, किसका, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, पिलिन, पिलिन प्रोटीन का बना होता है। और ये क्या करता है बच्चों, ये जो कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है, मींस ये रिप्रोडक्टल ट्यूब बनाता है, क्या बनाता है, कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे अभी हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ये सारा आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम इसको इरेज करते हैं, क्योंकि हम एक ही पेज में इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि जिससे ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस अपेंडेजेस। अभी हम पीली जो कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है, उसका स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, ये मान लीजिए एक एक बैक्टीरिया इधर है, एक सेकेंड,
एक बैक्टीरिया इधर है, एक बैक्टीरिया इधर ले लिया हमने। अब ये दोनों के बीच ये पीली नामक जो सरफेस अपेंडेज होता है, ये इस तरह से अटैचमेंट से ये क्या करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। और ये क्या करता है बच्चों, कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं इसको। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेता है, इसका मतलब है कि इसका जो मटेरियल है ये एक दूसरे में ये जा सके, ठीक है, एक दूसरे में इसका जीनोम जो है वो एक दूसरे से अटैच हो सके, उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, हमने सेकेंड भी देख लिया। अब हम इसका थर्ड मेन पार्ट देखते हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बोलते हैं। क्या? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इसका मतलब होता है कि इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, अभी अभी हमने सेल एनवलप देखा, जिसमें हमने ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन देखा, और हमने सरफेस अपेंडेजेस को देख लिया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में बच्चों थर्ड पार्ट क्या है, साइटो कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में सबसे पहला हम लोग देखते हैं मीजोजोम। मीजोजोम देखते हैं। अब ये मीजोजोम में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, मीजोजोम में देखते हैं हम लोग, ये इसको क्या कहते हैं, ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये मीन्स ये सबसे इनर मोस्ट जो सेल एनवलप होता है उसी की इनफोल्डिंग होती है, जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं। इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है बच्चों, ये जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया को ये बढ़ाता है, ये बढ़ाने का काम करता है। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको एनालॉगस टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या? एना एनालॉगस टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस इसको बोलते हैं। अब ये एनालॉगस और होमोलॉगस क्या है, ये भी हम लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। अब एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है बच्चों ओरिजिन डिफरेंट हो, ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, मींस ये इसका ओरिजिन जो है, ये जहां से उत्पन्न हुआ है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया है। और मीजोजोम कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया मींस बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल वाल क्या है, बैक्टीरियल सेल क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक मींस एनालॉगस का मतलब, एनालॉगस ए से डिनोट कर दे रहे हैं, एनालॉगस का मतलब होता है बच्चों, नोट करके लिख लीजिएगा, ऑरिजिन कैसा हो, ऑरिजिन डिफरेंट हो, ऑरिजिन डिफरेंट हो, बट इसके फंक्शन कैसे हो, फंक्शन सेम हो, ठीक है, फंक्शन कैसा हो, सेम। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ये मीजोजोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, उसी तरह से ये मीजोजोम्स जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग होती है, ये क्या करती है, रेस्पिरेशन में ये मदद करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। इसीलिए अब एनालॉगस एक टर्म है बच्चों होमोलॉगस। क्या? होमोलॉगस, होमोलॉगस। इसमें होमोलॉगस का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ओरिजिन सेम होता है, ओरिजिन इसका क्या होता है, सेम होता है, बट फंक्शन जो होता है, फंक्शन
आप लोग लिखते रहिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस कम पड़ रहा है, इसीलिए हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। सेम फंक्शन सेम होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है, बट फंक्शन क्या होता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कैसा फंक्शन कैसा हो सकता है बच्चों, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसको हम होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो। ठीक है, अब होमोलॉगस का एक एग्जांपल जैसे हम लोग देख लेते हैं, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा देख लेते हैं। टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा यहाँ पे देख लेते हैं। दोबारा से हम इसको इरेज करके, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, लिख लिया होगा तो हम इरेज करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो होमोलॉगस ऑर्गन है। होमोलॉगस ऑर्गन कैसा है, अब जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है बच्चों। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड एक्सिलरी बर्ड, या फिर टेंड्रिल 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 ऑफ कुकुरबिटा कुकुरबिटा। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि थॉर्न, जैसे ये दोनों जो मॉडिफिकेशन है बच्चों, वो एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है। हमने ये प्लांट मार्फोलॉजी बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ाया हुआ है। आप लोग जाके, जो बच्चे नहीं देखे होंगे उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से हमने आप लोगों को समझाया है। ये चीजें आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो हम इसमें दिखा दे रहे हैं कि जैसे ये ब्रांच है, यहाँ पे नोड और इंटर नोड ब्रांचेस में पाया जाता है। अब इसी नोड से निकला हुआ एक ऐसे एक्सिलरी बड होता है जो लीफ के नीचे से निकला, लीफ और स्टेम के बीच में नोड से निकला हुआ एक्सिलरी बड होता है। अब इसी एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन कुकुरबिटा में ऐसे टेंड्रिल हो जाता है, और जो बोगनविलिया है उसमें थॉर्न हो जाता है। अब इसमें क्या है, टेंड्रिल क्या है, अटैचमेंट का काम करता है, किसी सरफेस से अटैच होकर के वो पौधा आगे बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब लोकोमोशन में काम करता है। अब ये बोगनविलिया का जो थॉर्न है बच्चों, ये प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है। क्या, प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है। तो इसका क्या हो गया कि ओरिजिन सेम है, दोनों एक्सिलरी बर्ड से डिराइव्ड हुए हैं, बट इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो गया। इसके फंक्शन सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जानते रहिएगा। अब आगे हम लोग आते हैं, तो ये हो गया मीजोजोम। क्या, मीजोजोम। मीजोजोम हो गया। अब अब मीजोजोम भी हम लोग, ये टू टाइप्स का होता है। कितना, मीजोजोम जो होता है बच्चों, ये टू टाइप्स का होता है। पेरीफेरल मीजोजोम, पेरीफेरल मीजोजोम, और नेक्स्ट होता है सेंट्रल मीजोजोम, सेंट्रल सेंट्रल मीजोजोम। ठीक है, सेंट्रल मीजोजोम। पेरीफेरल मीजोजोम जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, पेरीफेरल मेसोजोम कैसा होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ फॉर रेस्पिरेशन, मीन्स रेस्पिरेशन के लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब ये सेंट्रल मेसोजोम जो होता है बच्चों, ये डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है। किसमें, सरफेस, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, सेंट्रल मीजोसोम कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है, और सेल डिवीजन में भी रोल प्ले करता है। मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब वो डीएनए अगर रेप्लिकेट कर रहा है तो सेल तो डिवाइड होगा ही, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में रोल प्ले कर रहा है।
तो ये हो गया मीजोजोम। और ये मीजोजोम क्या है, ये हमने बताया है कि ये यहाँ पे जो ये ऐसे फोल्डिंग दिख रही है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग दिख रही है, इसी को हम मीजोजोम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पे हम पेज इसी वजह से नहीं वो कर रहे हैं क्योंकि हमको स्ट्रक्चर बार बार बनाना पड़ेगा और इसी स्ट्रक्चर में ही हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, अब सेकेंड पे आते हैं, जो ये मेन पार्ट है इसका बच्चों, इसका क्रोमैटिन मटेरियल। अभी हम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ही पढ़ रहे हैं। क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है बच्चों, ये भी क्या टू टाइप्स का होता है। कितने, टू टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट जो होता है, ये जो ये इस तरह से दिख रहा है लाल कलर का, ये पूरा ये डीएनए का जो क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, ये मेन जीनोम कहलाता है। मेन जीनोम कहलाता है। इसे हम जीनोफोर भी बोल देते हैं, जीनोफोर बोल देते हैं। और नंबर सेकेंड जो होता है बच्चों, वो होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नंबर सेकेंड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। अब ये मेन जीनोम क्या होता है, ये भी कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, नेक्ड होता है। अब नेक्ड का मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डीएनए में यही डिफरेंस है बच्चों, कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो नेक्ड होता है, और यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो नेक्ड नहीं होता है। मींस उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है यूकैरियोटिक डीएनए में। तो यूकैरियोटिक डीएनए में जब हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन का काम करने के लिए, हिस्टोन प्रोटीन का रोल प्ले करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, पॉलीएमाइंस पाया जाता है। पॉलीएमाइंस, ठीक है, पॉलीएमाइंस। हिस्टोन प्रोटीन की जगह पर क्या पाया जाता है, पॉलीएमाइंस पाया जाता है, जो कि डीएनए को एक एक स्ट्रक्चर के रूप में उसको प्रोवाइड करता है, स्टोन उसको बाउंड करने के लिए रोल प्ले करता है। ठीक है, अब सेकेंड क्या हो गया बच्चों, सेकेंड हो गया प्लाज्मिड। क्या, प्लाज्मिड हो गया। अब प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है। कैसा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। आप लोग इधर में लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये भी कैसा होता है बच्चों, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ये भी होता है। आप लोग नोट करते रहिएगा, यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए हम थोड़ा सा लिखने के लिए इधर में अभी, क्योंकि हमें ये स्ट्रक्चर दिखा के आप लोगों को समझाना है। ओके, तो ये भी प्लाज्मिड भी कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये बच्चों कैसा होता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटेड होता है। कैसा, ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसमें प्रोवाइड होता है। मीन्स ये अपने आप रेप्लिकेट होता रहता है। इसी वजह से प्लाज्मिड किसी भी डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, हम प्लाज्मिड को किस, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम प्लाज्मिड का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मिड कितने तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। हम अपर क्लासेस में इसको पढ़ते हैं, आप लोग सुविधा के लिए जानते रहिएगा। जैसे आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड होता है। एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड राइबोसोमल प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है। कॉल प्लाज्मिड होता है। कैसा, कॉल प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड होता है। वायरुलेंट प्लाज्मिड होता है। ये सारी चीजें अभी आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि इन सारी चीजों के लिए बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते रहिएगा। ओके, तो ये हो गया क्या, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में सेकेंड नंबर क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल, जिसमें जो भी टू टाइप का होता है। ये है जीनोफोर। ये क्या है, जीनोफोर। जहां पर कर्सर देखिएगा आप लोग, ये क्या है, जीनोफोर है। और ये क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड भी कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओके, तो
अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक चीज हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ये क्या है? ये है कुछ जो इंक्लूजन बॉडी। क्या है? इंक्लूजन बॉडी है। ये यहाँ पे देख लेते हैं, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है बच्चों? ये भी जो बैक्टीरिया के अंदर जो फूड वगैरह बनता है उसको स्टोर करने का काम क्या करता है। ठीक है, क्या करता है? स्टोर्ड स्टोर्ड फूड, फूड को स्टोर करने का काम ये करता है। आगे देख लेते हैं, ये भी कितने 3 टाइप्स का होता है। कौन सा? 3 टाइप का होता है। किस किस तरह का फूड स्टोर कर रहा है उसके बेसिस पे ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट होता है बच्चों साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, आप लोग ग्रैन्यूल्स पूरा लिख लीजिएगा। अब थर्ड होता है फास्फेट ग्रैन्यूल। फास्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये भी कितने टाइप का होता है? इंक्लूजन बॉडी, फूड को स्टोर करने के लिए होता है। और 3 टाइप्स का होता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स और फास्फेट ग्रैन्यूल्स। ये हो गया नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 हो गया ये। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं एनक्लोजन बॉडी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर में आते हैं, हम देखते हैं बच्चों राइबोसोम। अब ये जो यहाँ पे रेड कलर के ऐसे बिखरे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम, ये भी अब जो ये बैक्टीरियल राइबोसोम होता है, ये कैसा होता है? 70S टाइप का। कैसा? 70S टाइप का। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है? 70S राइबोसोम, जो कि 30 स्वेडबर्ग प्लस 50 स्वेडबर्ग का बना होता है। कैसा? 30 कौन सा होता है? स्मॉलर होता है। 50 कैसा होता है? लार्जर होता है। ठीक है, ये हो गया राइबोसोम। एक हो गया बच्चों पॉलीजोम। इसी राइबोसोम से रिलेटेड क्या है? पॉलीजोम है। बैक्टीरियल सेल वॉल में एक पॉलीजोम पाया जाता है, पॉलीजोम। अब पॉलीजोम या फिर इसे ही हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं? पॉलीराइबोसोम बोल देते हैं। अब पॉलीराइबोसोम इसे क्यों बोलते हैं? जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये इस तरह का एक एमआरएनए से, एक एमआरएनए, ये क्या है? एमआरएनए है। ठीक है, एक एमआरएनए से अगर कई सारे राइबोसोम क्या होते हैं? अटैच होते हैं। कई सारे राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम बोलते हैं। ठीक है, अब यूकैरियोटिक, यहीं पे आप लोग नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है बच्चों, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है उसको हम बोलते हैं मोनोसोम। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है? मोनोसोम, मोनोसोम। अब ये मोनोसोम और पॉलीसोम क्यों बोलते हैं? क्यों होता है मोनोसोम और पॉलीसोम? पॉलीसोम का मतलब होता है जो बैक्टीरियल एमआरएनए होता है बच्चों, इसमें इसका जो एमआरएनए होता है वो कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। कैसा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए मींस
इस mRNA में कई सारे राइबोसोम को जुड़ने की जगह होती है। कैसी? कई सारे राइबोसोम को जुड़ने की जगह होती है, इसीलिए कई सारे मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिस्ट्रॉन्स, कई सारे सिस्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मीन्स कई सारे राइबोसोम इससे अटैच हो सकते हैं, इसीलिए इसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है बच्चों, उसको हम मोनोसोम बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही सिस्ट्रॉन पाया जाता है। क्या? एक ही, वन सिस्ट्रॉन, इसमें एक ही सिस्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए इसको हम मोनोसिस्ट्रॉन बोलते हैं। ये हो गया। अब एकदम लास्ट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या आ जाता है बच्चों? लास्ट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये जो ब्लू कलर से हमने दिखाया हुआ है, ब्लू कलर से यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लू कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये है गैस वैक्यूल्स। क्या? गैस वैक्यूल्स, आप लोग लिख लीजिएगा। गैस वैक्यूल ये क्या होते हैं? इसमें एयर भरे होते हैं। कैसा? एयर भरा होता है, और ये बैक्टीरियल सेल वॉल को गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं? वैक्यूल्स का काम जो होता है बच्चों, वो एक तो होता है कि वो वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके रखते हैं, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, और एक है इसमें बैक्टीरियल सेल वॉल में जो होता है गैस वैक्यूल्स, ये इसमें गैस भरे रहते हैं। क्या? गैस भरे रहते हैं, और ये बैक्टीरियल सेल्स को क्या करते हैं? बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स उसको हल्का बनाने में मदद करते हैं, हल्का बनाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं, अब ये हो गया, ये पूरा हमारा जो बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर था वो हो गया। क्या क्या? इसमें 3 पार्ट थे, कौन कौन से? नंबर फर्स्ट इसमें सेल एनवलप था, नंबर सेकेंड इसमें सरफेस अपेंडेजेस थे, और नंबर थर्ड इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ये सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ ली है। अब ये बायोन्सी कैसे प्रोवाइड होती है? बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए ये चीजें हम देखते हैं। बायोन्सी जो हमने, जैसे गैस वैक्यूल जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ ऐसे फ्लूइड्स, एयर्स भरे होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को हल्का बनाने रखने में मदद करते हैं। जैसे हम लोगों का ब्रेन है, जैसे हम लोगों का ब्रेन है बच्चों, ब्रेन इस तरह से, ऐसे इस तरह से बना होता है, जो इस तरह से, उसमें भी क्या होता है, ये जो कवरिंग मेनेंजेस वगैरह होती हैं, इन मेनेंजेस के बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये हम लोग, आप लोग की जानकारी के बारे में हम लोग जब ब्रेन वगैरह पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड। अब जो हमारा जो ब्रेन का ओजन है अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्राम, 1400 ग्राम। तो ये क्या करता है बच्चों, ये अब हमको ऐसे, अगर इसमें फ्लूइड ना भरा होता, इसमें ये फ्लूइड जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये भी क्या करता है, हम लोग हमारे ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। मीन्स हमें हल्का महसूस करवाता है। नहीं तो ये 1.5 किलो का जो ब्रेन है वो हम लोग घूमते फिरते तो हमें ओजन, तो ये भारीपन तो महसूस होता है ना। इसीलिए नेचर ने क्या करा है बच्चों, नेचर ने सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाया है, जो कि इसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने में मदद करता है। जो ब्रेन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं और जो अच्छे तत्व होते हैं वो ब्रेन को प्रोवाइड भी करता है, और ये बायोन्सी भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ब्रेन की तरह गैस वैक्यूल होते हैं, किसमें? बैक्टीरियल सेल में। क्या? बैक्टीरियल सेल में होते हैं, वो भी क्या करते हैं? हाँ, वो बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसके हार्मफुल इफेक्ट और क्या बेनिफिशियल इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट हमने नोट बना के रखा है आप लोगों के लिए, जिसे एक भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, एक भी पॉइंट क्या हो, छूटे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ह्यूमन डिजीजेस की बात कर लेते हैं। क्या? ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज की बात कर लेते हैं बच्चों। अब ह्यूमन डिजीज में सबसे पहला आता है कॉलरा।
यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैक्टीरियल सेल से। इसके कंटेंट से सरफेस अपेंडेजेस में जैसे मोटेलिटी में रोल कौन प्ले करता है, नॉन मोटेलिटी में रोल प्ले कौन करता है, ये सारी चीज़ें, सेल एनवलप क्या होता है, ये सारी चीज़ें मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा, नोट भी अच्छे से बनाइएगा, अपने आपके एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में हेल्प करेगा। सबसे फर्स्ट क्या आता है देख लेते हैं, कॉलरा। अब कॉलरा क्या है, एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, विब्रियो कॉलरी। इससे क्या होता है बच्चों, कॉलरा डिजीज होता है। क्या, कॉलरा डिजीज। जैसे गर्मियों में बहुत सारा, जैसे हम लोग बोलते हैं लू लग गया, ये सब सारी चीजें जो होती है ना, ये कॉलरा का ही वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरी से होता है। एक होता है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। विब्रियो कॉलरी, ये विब्रियो कॉलरी क्या है, कॉमा शेप्ड है, क्या है, कॉमा शेप्ड है, इस तरह से ऐसे बना होता है ये, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जो है ये मायोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, मायोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, मायोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी की बीमारी होती है। क्या होती है, टीबी की बीमारी। अब यहीं पर नोट करके एक चीज लिखिएगा, नोट करके, अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट क्या होता है, टेस्ट, तो इसके टेस्ट को हम इसके लिए कि हमें ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है, इसके लिए डॉक्टर्स टेस्ट क्या कराते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या, मॉन्टेक्स टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, मॉन्टेक्स टेस्ट करवाते हैं। और जो छोटे बच्चों को, बच्चों एक टीका लगाया जाता है, एक वैक्सीनेशन की जाती है, बीसीजी। क्या, बीसीजी, इसका फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस। ये बैक्टीरिया कैसा है, बैसिलस टाइप का, मीन्स रॉड शेप्ड का, इस तरह से रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैसिलस कैलमिट, कैलमिट ग्यूरिन, ग्यूरिन, ठीक है। बैसिलस मीन्स ये बैसिलस बैक्टीरिया है। कैलमिट ग्यूरिन जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्यूबर क्लोसिस को डिस्कवर किया था, उनके नाम से ये बीसीजी के का जो टीका बोलते हैं ना, ये छोटे बच्चों को बीसीजी का टीका लगता है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो बैसिलस बीसीजी का टीका किसके लिए लगवाया जाता है, ट्यूबर क्लोसिस के लिए लगवाया जाता है। और इसका टेस्ट क्या होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। क्या, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। नंबर थर्ड आते हैं, अभी ह्यूमन में ही हम लोग चल रहे हैं। नंबर थर्ड हो गया बच्चों, प्लेग, प्लेग हो गया, प्लेग एर्सीनिया पेस्टिस, एर्सीनिया पेस्टिस, या फिर इसी को हम पास्चुरेला पेस्टिस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पास्चुरेला, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। ये प्लेग नामक डिजीज क्या करता है, कॉज करता है। क्या, प्लेग नामक डिजीज। नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं बच्चों, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या है, किस बैक्टीरिया से होता है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये क्या करता है, डिप्थीरिया काज करता है। अब डिप्थीरिया के लिए बच्चों टेस्ट क्या होता है, डिप्थीरिया के लिए यहाँ पे भी नोट करके लिखिएगा, टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है डिप्थीरिया के लिए, ये होता है सिक टेस्ट, सिक टेस्ट। अभी आगे और हम लोग देखेंगे टाइफाइड का टेस्ट, ये सारी चीजें हम ऐसे ही देखते चलेंगे। सिक टेस्ट, ओके। और इसका जो टीका लगवाया जाता है बच्चों, वैक्सीनेशन,
वैक्सीनेशन इसका क्या होता है, इसका DPT, ये ट्रिपल वैक्सीन है बच्चों। क्या है? ट्रिपल वैक्सीन है। डी फॉर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया और परच्यूसिस, परच्यूसिस, टी फॉर टिटेनस। ठीक है, डिप्थीरिया, परच्यूसिस और टिटेनस मीन्स DPT, ये ट्रिपल वैक्सीन है। कैसा है ये? ट्रिपल वैक्सीन। ठीक है, इसमें ये 3 चीजों के लिए टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन करवाया जाता है। कौन कौन सा? डिप्थीरिया, परच्यूसिस और टिटेनस। परच्यूसिस मतलब होता है कुकुर खांसी, जिसे बोलते हैं क्या? कुकुर खांसी। टिटेनस, टिटेनस से तो आप लोग वाकिफ हैं ही। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, 5th नंबर, परच्यूसिस। परच्यूसिस जो होता है, अभी हमने तीनों बीमारियों के लिए बताया है, डिप्थीरिया, परच्यूसिस और टिटेनस, ये तीनों के लिए टीका होता है, तीनों के लिए वैक्सीनेशन होता है। परच्यूसिस के लिए बैक्टीरिया क्या होता है? परच्यूसिस के लिए बैक्टीरिया क्या होता है बच्चों? क्लोस्ट्रीडियम, सॉरी, हुपिंग कफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? हुपिंग कफ। परच्यूसिस को क्या बोल देते हैं? हुपिंग, हुपिंग कफ बोल देते हैं। और इसका जो बैक्टीरिया होता है, ये होता है बॉर्डेटेला, बॉर्डेटेला परच्यूसिस, बॉर्डेटेला परच्यूसिस। ये हो गया परच्यूसिस। अब सेकेंड 6th आ जाता है, देख लेते हैं हम, टिटेनस। टिटेनस के लिए, टिटेनस के लिए क्या है? ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, ये टिटेनस। अब इन तीनों के लिए क्या? डिप्थीरिया, परच्यूसिस, टिटेनस, इन तीनों के लिए जो वैक्सीनेशन करवाया जाता है बच्चों, ये क्या है? DPT है, मीन्स डिप्थीरिया, परच्यूसिस और क्या? टिटेनस। ये हो गया। इसी तरह से टाइफाइड भी क्या है? टाइफाइड, टाइफाइड जो एक तरह का फीवर है, ये भी कैसे होता है? ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। और इसके टेस्ट को, ये टाइफाइड का टेस्ट जो हमें, कि हमें पता लगाना है कि हमें टाइफाइड है कि नहीं है, इसका टेस्ट जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस का कॉजल एजेंट है बच्चों ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये एक इस तरह से स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल बैक्टीरिया है। और इसे लोफो बैक्टीरिया बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने लोफो, ए ट्राइकस, एम्फी ट्राइकस, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो ये क्या है? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है, जो कि एक स्पाइरल बैक्टीरिया है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, जिसे सिफिलिस काज होता है। सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअल डिजीज है। कैसा? सेक्सुअल डिसऑर्डर। ठीक है, ये कैसा डिसऑर्डर है? सेक्सुअल डिसऑर्डर है। ठीक है, और एक लास्ट देख लेते हैं ह्यूमन के केस में, गोनोरिया। गोनोरिया, इसे निसेरिया गोनोराई बैक्टीरियम से काज होता है, निसेरिया गोनोराई। ठीक है, निसेरिया, इसका काजल एजेंट क्या है? गोनोरिया का, निसेरिया गोनोराई। ये भी एक प्रकार का क्या है? सेक्सुअल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ह्यूमन डिजीज, ये ह्यूमन डिजीज। अब एक हम कुछ कैटल का डिजीज देख लेते हैं। कैसा? डिजीज इन कैटल,
डिजीज इन कैटल। एक होता है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एंथ्रैक्स जो कैटल में डिजीज होता है, वो उसका काजल एजेंट क्या है, किस बैक्टीरिया से वो ओरिजिनेट होता है, वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस, ये भी एक प्रकार का रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। कैसा? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं ब्लैक लेग, जो कि कैटल्स के जो लेग होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ये होता है बच्चों क्लोस्ट्रीडियम चेनावी। क्लोस्ट्रीडियम चेनवी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम चेनवी। ये हो गया कैटल में डिजीज। कैसा? कैटल में डिजीज। अब हम कुछ डिजीज प्लांट्स के देखेंगे। किसके देखेंगे? प्लांट्स के। डिजीज इन प्लांट्स। डिजीज इन प्लांट्स देखेंगे, जैसे सिट्रस कैंकर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसे अगर हम सिलेबस में ना हो तब भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लाइफ से रिलेटेड होती हैं। कहीं कौन सी बीमारी है, क्या है, मतलब इसका जो एक तरह का पहचान होता है, ये सारी चीजें हमें जानने के लिए जरूरत भी होती है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने सर्वाइवल के लिए भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर का बैक्टीरिया जो होता है बच्चों, ये होता है जैंथोमोनास सिट्राई। जैंथोमोनास सिट्राई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस। लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस। लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस, ये होता है बच्चों जैंथोमोनास ओराइजी कोला। जैंथोमोनास ओराइजी कोला। आप लोग नोट करते रहिएगा अच्छे से। नंबर थर्ड देखते लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, इसमें जैंथोमोनास ओराइजी। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जैंथोमोनास ओराइजी। लीफ लीफ स्ट्रीक, लीफ स्ट्रीक, स्ट्रीक का, ठीक है, लीफ स्ट्रीक। लेट लीफ ब्लाइट, लीफ ब्लाइट में क्या है? जैंथोमोनास ओराइजी है। लीफ स्ट्रीक का कोला, ओराइजी कोला स्ट्रीक, ऐसे याद कर लीजिएगा। के को सी समझिएगा आप लोग, इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन से डिनोट करिएगा। लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस, तो लीफ स्ट्रीक का ओराइजी कोला, इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन। एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन। एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन होता है बच्चों जैंथोमोनास मालवी सिरेनम। जैंथोमोनास सियरम। क्या होता है? जैंथोमोनास सियरम। अब कुछ एक तरह का हानिकारक बैक्टीरिया है, ह्यूमन में ही हम भूल गए थे उसको। एक होता है फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड है क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिज्म। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म, ये होता है फूड पॉइजनिंग करवाता है। ये क्या करता है?
फूड पॉइजनिंग करवाता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए हार्मफुल इफेक्ट। क्या? हार्मफुल इफेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं यूजफुल इफेक्ट। यही लास्ट है इसमें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे यूजफुल इफेक्ट। यूजफुल इफेक्ट, यूजफुल इफेक्ट में बच्चों देख लेते हैं, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोसोकॉकस हो गया, नाइट्रोसोकॉकस हो गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया है बच्चों सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में सिम्बायोसिस, एक दूसरे का हेल्प करते हुए। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम है, राइजोबियम जो कि लेग्यूम प्लांट में पाया जाता है, लेग्यूम प्लांट में। और एक होता है फ्रैंकिया। राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, और फ्रैंकिया जो होता है वो नॉन लेग्यूम प्लांट में, नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम प्लांट में क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। अब कुछ एंटीबायोटिक से रिलेटेड बैक्टीरिया देख लेते हैं। एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, यही ज्यादा पूछा जाता है। इसका एंटीबायोटिक का हम एक अलग टॉपिक, एक अलग छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, कि उसमें सारे एंटीबायोटिक के बैक्टीरिया हम आप लोगों को बता देंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है, और जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्या है? फर्स्ट बैक्टीरियल ओरिजिन एंटीबायोटिक, फर्स्ट बैक्टीरियल ओरिजिन एंटीबायोटिक। और एक जो है एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया था? एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया था बच्चों? तो वाक्समैन ने, वाक्समैन ने। ये हो गया एंटीबायोटिक से। अब यही हम नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके। ये तो हो गया फंगल ओरिजिन, फर्स्ट बैक्टीरियल ओरिजिन एंटीबायोटिक हो गया बच्चों। और अब हम अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि फर्स्ट फंगल ओरिजिन, फर्स्ट फंगल ओरिजिन एंटीबायोटिक, फर्स्ट फंगल ओरिजिन एंटीबायोटिक, तो हम लोग उसे क्या लगाएंगे? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक है, जिसे फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। किसने? फ्लेमिंग ने। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने। अब इसी में हम लोग नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके, फर्स्ट एल्गल ओरिजिन एंटीबायोटिक, फर्स्ट एल्गल ओरिजिन एंटीबायोटिक, फर्स्ट एल्गल ओरिजिन एंटीबायोटिक जो कि क्लोरीन होता है, क्लोरेलिन, क्लोरीन सॉरी, क्लोरेलिन, जो कि क्लोरेला से, क्लोरेला एल्गी जो कि एक सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गा है। कैसा? क्लोरेला कैसा है? सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा। ठीक है, सिंगल सेल ग्रीन एल्गा। इसे
स्पेस में भी लोग ले जाते हैं प्रोटीन के लिए, इसे सिंगल सेल्ड प्रोटीन भी इसे बोल देते हैं। और ये एक ग्रीन एल्गा है, एक जो बैक्टीरिया भी है सिंगल सेल प्रोटीन, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। ठीक है, ये दोनों सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि स्पेस में भी इसको ले जाया जाता है साथ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूजफुल एस्पेक्ट में हम आगे और देखते हैं। अब जैसे कुछ विनेगर प्रोडक्शन, जैसे विनेगर अगर एग्जाम में आ गया, विनेगर, विनेगर कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, ये विनेगर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ गया कर्ड में, कर्ड लैब, लैब मीन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये कर्ड में क्या करता है, विटामिन B12, विटामिन B12 की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये हो गया। ठीक है, अब कुछ विटामिन से रिलेटेड बैक्टीरिया भी हम लोग देख लेते हैं। विटामिन, विटामिन किससे किससे मिलता है बच्चों? तो एक हो गया, एक बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, जिससे हम विटामिन ई और के प्राप्त करते हैं। विटामिन ई, विटामिन के प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ जो पॉल्यूशन से रिलेटेड बैक्टीरिया क्या है, एक स्यूडोमोनास पिट्यूडा, स्यूडोमोनास पिट्यूडा। ठीक है, स्यूडोमोनास पिट्यूडा ये कैसा है, एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। इसे एक साइंटिस्ट थे आनंद मोहन चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इसे स्यूडोमोनास पिट्यूडा को क्या करा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसे बनाया था। और ये क्या है बच्चों, ये फर्स्ट बायो रेमेडी है। क्या है? फर्स्ट बायो रेमेडिएशन बैक्टीरिया है। क्या है? फर्स्ट बायो रेमेडिएशन बैक्टीरिया है। मीन्स इसे पहली बार ये पॉल्यूशन के लिए आनंद मोहन चक्रवर्ती साहब ने इस बैक्टीरिया को क्या करा था, इसका पेटेंटिंग करवाई थी। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें हो गई। हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर अच्छे से देखा, डीप में देखा, और इसके हार्मफुल इफेक्ट और बेनिफिशियल इफेक्ट हम लोगों ने देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बैक्टीरियल से ही रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। जैसे हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, एक आर्की बैक्टीरिया देखेंगे। क्या? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया देखेंगे। फिर ग्राम स्टेनिंग देखेंगे बैक्टीरिया का, ग्राम स्टेनिंग देखेंगे। और एक रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये तीन चीजें हम आपने अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग, अगर आप लोगों को ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये तीन चीजें अभी माइक्रोबायोलॉजी में बची हुई हैं, तो ये तीन चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।